हेलो एवरीवन। अक्टूबर के फर्स्ट नए वीक की शुरुआत एक नए न्यूज़पेपर पायनियर के नए एडिशन के साथ करते हैं। मंडे एडिशन में आपको फ्रंट पेज पे जो न्यूज़ दिख रही होगी वो ये है कि सबसे पहले तो इंडोनेशिया का ये इंसिडेंट आपको दिख रहा होगा, आपने सुना भी होगा अब तक कि लगभग 125 लोग इसमें एक इंसिडेंट था कि टीयर गैस के एक्सेस यूज़ की वजह से 125 लोगों की डेथ हो गई। दरअसल सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये पूरा हुआ कहाँ पर है। इंडोनेशिया में एक मलंग करके एक जगह है, वहाँ पर ये पूरा इंसिडेंट हुआ है। तो आपसे पूछ देगा कि हाल ही में मलंग न्यूज़ में था तो ये किस लिए न्यूज़ में था। दूसरा, इसमें जो यूज़ हो रहा है हमारे काम की जो चीज़ है जोग्राफिकल लोकेशन के अलावा, वो है आपके लिए टीयर गैस। टीयर गैस का यूज़ जनरली वॉयलेंस वगैरह के कंडीशंस को, प्रोटेस्ट वगैरह को रेगुलेट करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए जनरली यूज़ करा जाता है। जनरली इसके लिए इसको जनरली लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ करा जाता है, लेकिन जब ये एक्सेस यूज़ इसका करा जाता है तो इस कंडीशन में इसके कई ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं और इसी का एक रिजल्ट हमारा इंडोनेशिया का ये इंसिडेंट है। इस इंसिडेंट में आपको ये चीज़ दिख रही होगी कि इसमें एक यहाँ वॉयलेंसी की कंडीशंस को ही इस कंट्रोल करने के लिए टीयर गैस का यूज़ करा था, लेकिन जो यूज़ था वो काफ़ी ज़्यादा एक्सेस था और लोगों को टाइम नहीं मिला। टीयर गैस जनरली यदि यूज़ होती है, यदि वो लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ होती है तो उससे आपको वो इरिटेशन देखने को मिलेगी आपकी नोज़, आइज़ वगैरह में। हमारी लैंग्वेज में आप कई बार सुने होंगे आंसू गैस के गोले, तो वही ये पूरी चीज़ है। आंसू गैस के गोले ही एक तरीके से आप उसको टीयर गैस ही बोल सकते हैं। लेकिन आप ये आपसे नहीं पूछेगा कि क्या टीयर गैस क्या लिमिटेड यूज़ होती है कि एक्सेस यूज़ होती है। जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि टीयर गैस जो है वो यूज़ हो सकती है, नहीं हो सकती। तो पहली बात है कि टीयर गैस का यूज़ हो सकता है और इसका जो फर्स्ट यूज़ हुआ था वो आपके वर्ल्ड वार फर्स्ट में हुआ था। वर्ल्ड वार फर्स्ट में इसका फर्स्ट यूज़ हुआ था और उसके बाद से ही इसका यूज़ कंटिन्यू है। इंडिया में भी इसका यूज़ हो सकता है लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में, इसका यूज़ हो सकता है। इसके बाद यदि आगे बढ़ें तो इस टीयर गैस को एक दूसरा नाम भी है और वो नाम है आपका लैक्रिमेटो। आपसे इस नाम से भी ये पूछ सकता है कि ये है क्या। हाल ही में ये न्यूज़ में था, ये है क्या। तो ये एक तरीके की टीयर गैस ही है। टीयर गैस की बात करें तो आप ये समझ रहा होगा कि एक गैस निकलती होगी, तो ऐसा नहीं है। दरअसल ये एक टीयर गैस, लेकिन ये एक रियली में कोई गैस नहीं है। इसमें इसका यदि केमिकल कंपोजिशन देखें तो ये कोई अपने आप में कोई गैस नहीं है। इसमें जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, जो भी इसका स्ट्रक्चर होता है, वो या तो सॉलिड होते हैं, पार्टिकल्स इसमें होते हैं, या लिक्विड पार्टिकल्स इसमें होते हैं। इसलिए टीयर गैस अपने आप में कोई गैस नहीं है। इसमें जो भी टीयर गैस का जो भी केमिकल कंपोजिशन है, या तो वो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उसमें या लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं। इसलिए टीयर गैस इज़ नॉट ए गैस है। इसमें जो भी इसका कंपोजिशन है उसमें गैस का कोई रोल नहीं है, केवल सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स ही इसमें होते हैं। अब अलग अलग तरीके से होते हैं, उनके दो तरीके की टीयर गैस होती है, उनके केमिकल फॉर्मूलाज अलग अलग होते हैं। यदि आपके कंपटीशन एग्जाम में केमिस्ट्री यदि सिलेबस में है तो आप ऑलरेडी इसको पढ़ लेंगे टीयर गैस के बारे में। यदि केमिस्ट्री, साइंस वगैरह सब्जेक्ट आपके एग्जाम में नहीं है तो इसका केमिकल कंपोजिशन वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगेन ये आरएसएस की न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता हमारे लिए। ये कांग्रेस की कंट्रोवर्सी आप सब लोग जानते हैं, यही चीज़ आगे बढ़ रही है। इसमें एक हमारे इसके अलावा ये एक बुलेट शूट में एक आदमी की डेथ हो गई, इम्पोर्टेंट नहीं है। सीबीआई का फिर जिक्र हुआ है। अगेन हम लोग पहले भी 2 बार डिस्कस कर चुके हैं सीबीआई के बारे में, थोड़ा और देख लेते हैं। तो सीबीआई की बात करें तो सीबीआई जो है वो 1963 में इस्टेब्लिश एक बॉडी है। 1963 में, दरअसल 1962 में एक संथानम कमेटी बनी थी। उसी संथानम कमेटी की रिकमेंडेशंस पर एक बॉडी बनाई गई 1963 ही में है। एक बॉडी बनाई गई जिसे सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। ये बॉडी का यदि स्टेटस देखें तो ये बॉडी वो है, एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब होता है कि जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में जगह नहीं दी गई है, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन से अपनी पावर नहीं लेती है। ये जिस एक्ट के थ्रू बनी है या जिससे अपनी पावर लेती है वो है आपका दिल्ली
दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के थ्रू 1946 का ये एक्ट है, एक स्पेशल एक्ट है। दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के थ्रू ये अपनी पावर लेती है। दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के थ्रू ये अपनी पावर लेती है। इसके अलावा इनके जो काम हम देखें तो इनके जो काम है मेनली आप इसको करप्शन रिलेटेड, इसके अलावा इकोनॉमिक ऑफेंस से रिलेटेड, इसके अलावा जो स्पेशल ऑफेंस होते हैं जिसमें आप स्टेट्स वगैरह में कुछ स्पेशल ऑफेंस होते हैं, जैसे किसी का इन्वेस्टिगेशन कोई एक्सट्रीम केस होते हैं जिसमें मर्डर रेप वगैरह के, उस कंडीशंस में भी इन्वेस्टिगेशन स्पेशल ऑफेंस के थ्रू इनको दे दी जाती है। इस तरीके से मेनली काम इनका करप्शन और इकोनॉमिक ऑफेंस का है। लेकिन कई बार स्टेट गवर्नमेंट, आप सुनते होंगे कि स्टेट गवर्नमेंट ने ये मैटर सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया, ये मैटर सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया, आप कई बार ये सुनेंगे। तो इसमें ऐसे जो मैटर्स होते हैं वो स्पेशल ऑफेंस के तहत ही आते हैं। इसमें आगे बढ़ते हैं। ये पूरा सीबीआई के बारे में था। सीबीआई के चेयरमैन कौन है, एपेक्स चेयरमैन कौन था, इम्पोर्टेंट नहीं है। मूसेवाला मर्डर इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपकी रह गई, ये है फ्रंट पेज की ही एक न्यूज़ थी। से वंदे मातरम नॉट हेलो ऑन फोन। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपने स्टाफ को ये इंस्ट्रक्शन दिया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपने स्टाफ को ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप फ़ोन पे बात कर, ऑफिशियली फ़ोन पे बात करते समय हेलो का यूज़ नहीं करेंगे, वंदे मातरम का यूज़ करेंगे। हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं। इस फंडामेंटल राइट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 19 हमें बात करता है राइट टू फ्री स्पीच। राइट टू फ्री स्पीच की बात हम लोग करते हैं आर्टिकल 19 में। राइट टू, यहाँ चल नहीं रहा है, यहाँ लिख देते हैं। राइट टू फ्री स्पीच यानी बोलने की आज़ादी, जिसे हिंदी में बोलते हैं हमारे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें फ्री स्पीच में आपके एक्सप्रेशंस फ्री, आप क्या बोल रहे हैं इसकी आपको फ्रीडम होती है। एक्सेप्ट आप ये नहीं बोल सकते कि मतलब इसमें कुछ कंडीशंस हैं, जैसे जुडिशरी के अगेंस्ट ऐसी आपको इस तरीके से नहीं बोल सकते। कुछ बाउंडेशंस है जैसे जिससे हमारी कंट्री की यूनिटी, हमारी सोवरेनिटी ये इफेक्ट करे। लेकिन हेलो बोलने से कौन सी सोवरेनिटी इफेक्ट हो रही है, हेलो बोलने से कौन सी हमारे इंडिया की इंटीग्रिटी जो है यूनिटी इफेक्ट हो रही है, हेलो बोलने से कौन सी हमारी जुडिशरी की जो उसकी पावर है वो उस इफेक्ट हो रही है या उसके अगेंस्ट है। दोनों अपने लेवल पे सही हैं। ये हेलो वर्ड ऐसा नहीं है, और हम ऑलरेडी यूज़ करते आ रहे हैं कि यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो, या ये ऐसा वर्ड है जो एक्सट्रीम वर्ड है जिसका यूज़ करना ठीक नहीं है हमारी सोसाइटी में। लेकिन इसको रिप्लेस करके वंदे मातरम लाना कहीं ना कहीं हमारे सीधे तौर पर आर्टिकल 19 का ही वायलेशन है। राइट टू फ्री स्पीच को कहीं ना कहीं हमारे उसको बाउंड कर रहा है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का इस एक्शन का इसीलिए विरोध हो रहा है कि ये आर्टिकल 19 का वायलेशन है। आगे बढ़ते हैं। अगेन ये फ्रंट पेज को ही कंटिन्यू करा है सेकंड पेज पर, इसलिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट 57 के लगभग 57,000 57,000 मैरिज रजिस्टर्ड इन लास्ट 3 ईयर्स। आप ये इशू आ रहा है हमारे कि जितनी मैरिज हो रही है उतनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, ये इशू है। यानी ये कहीं ना कहीं हमारे, अब इसमें कई सारे फैक्टर्स काम करेंगे, कोविड फैक्टर्स वगैरह। देखो मैरिज रजिस्ट्रेशन इसलिए ज़रूरी है कि उससे आपकी सोसाइटी को पता रहता है कि आप, हमारे गवर्नमेंट को भी पता रहता है कि अभी हमारी एवरेज एज क्या चल रही है। उनकी वोटर आईडी को अपडेट करने में कई सारे काम होते हैं जिसमें आपके मैरिज के लिए में मैरिज रजिस्ट्रेशन ज़रूरी हो जाता है। लेकिन ये टेंडेंसी पिछले 2-3 साल में देखी गई है कि मैरिज रजिस्ट्रेशन में लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, लोगों का इंटरेस्ट कम देखा जा रहा है। क्या आपको पता है जब क्या 57,000 ही मैरिज हुई होगी पूरे लास्ट 3 ईयर्स में? तो ऐसा नहीं है, ये डाटा वगैरह अपडेट नहीं है, लोगों के
बिहेवियर की वजह से। यहाँ लोगों का बिहेवियर पर इशू क्रिएट होता है कि लोग अपने जो गवर्नमेंट के रेस्पेक्ट में उनके जो काम हैं उनके लिए वो इतने सचेत नहीं है, इतने एक्टिव नहीं है। अगेन कांग्रेस की कंट्रोवर्सी है, पूरे पेपर में आज वही भर के आया है। सीबीआई की रिपोर्ट आई है उस एक केन्या के सिटीजन पर। हमारे लिए सीबीआई इंपॉर्टेंट है, हम लोग फ्रंट पेज पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगेन कांग्रेस का न्यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। ईडी के बारे में न्यूज़ है, तो ईडी के बारे में हम ऑलरेडी न्यूज़, ईडी ने अब ईडी के बारे में आपको हर दूसरे दिन पेपर में देखने को मिलेगा, क्योंकि ईडी किसी न किसी उनका अपना काम कर रही है, किसी न किसी पे रेड मारेगी, और जब वो रेड मारेगी तो उसका न्यूज़पेपर में डिस्कशन आना ही आना है। तो ईडी के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर रिवाइज करा दूँ कि ईडी मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर काम करने वाली एक इन्वेस्टिगेशन बॉडी है। ईडी की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करने वाली एक इन्वेस्टिगेशन बॉडी है, और ये केवल 2 ही एक्ट के थ्रू काम करती है। पहला, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, यानी पहला काम तो इनका है मनी लॉन्ड्रिंग से के जो रिलेटेड जितने भी केस है वो काम। दूसरा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज के बारे में कल केस हमने देखा था, 1 अक्टूबर के न्यूज़पेपर में हमने एक केस देखा था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का। तो वही ऐसे जो फॉरेक्स एक्सचेंज मैनेजमेंट होते हैं जिसमें करेंसी का एक्सचेंज के में कोई इसमें करप्शन वगैरह तो नहीं हो रहा है, क्या वो सब कुछ सही चल रहा है, वो इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जितने भी केस होते हैं वो ये देखती है। ये पूरा ईडी के बारे में एक बार फिर हमने रिवाइज कर लिया। इस पर आगे बढ़ते हैं। ये पूरा पेज आपको पॉलिटिकल न्यूज़ से रिलेटेड देखने को मिलेगा। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अमित शाह, केजरीवाल इम्पोर्टेंट, राहुल गांधी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इम्पोर्टेंट आगे बढ़ते हैं पूरे पेज पर। अगेन योगी गवर्नमेंट, योगी की विजिट इम्पोर्टेंट नहीं है। JNK पुलिस का एक्शन इम्पोर्टेंट नहीं है। मुलायम सिंह की तबीयत खराब हो रही है, हमारे लिए मुलायम सिंह ही इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसकी तबीयत क्या करेगी। हालांकि अब हमारे लिए काम की चीज़ निकल कर आ रही है, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साइंस, आपने कई बार देखा होगा कि सिलेबस जो होते हैं उसमें ये लिखा रहता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में आपको सिलेबस जब देखते हैं तो उसमें आपको ये दिखता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस का मतलब तो वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लेकिन टेक्नोलॉजी कुछ अलग है। टेक्नोलॉजी क्या है, तो उसी का एक एग्जांपल आपको ये न्यूज़ है, इसरो की ये न्यूज़ है। इसरो में भी मंगलयान की ये न्यूज़ है। टेक्नोलॉजी में हम यही स्पेस टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह देखते हैं। तो ये वर्ड अलग है, साइंस का सिलेबस अलग, टेक्नोलॉजी अलग। टेक्नोलॉजी का एक न्यूज़ आया है। टेक्नोलॉजी के इस न्यूज़ में आप देखेंगे कि मंगलयान अब अपने अंतिम दिन गिन रहा है। हमें तो यही पता नहीं है अभी तक कि मंगलयान कब रिलीज हुआ था। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो वो हो जाता है कि हम मंगलयान के बारे में पहले तो कुछ जानें। मंगलयान जो है वो 2013 का इंडिया का फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन है। यहाँ पर देखें, इसमें सब कुछ बातें लिखी गई है। मंगलयान के बारे में देखें तो इंडिया का मेड इन इंटरप्लेनेटरी मिशन है। इंटरप्लेनेटरी मिशन मतलब कि हमने अर्थ के बाहर, अर्थ के अलावा किसी दूसरे प्लेनेट को टारगेट करा था, और ये वो था हमारा मार्स। ये इसमें यानी अब तक जितने भी मिशंस थे उसमें हम अर्थ के चारों तरफ ही हमारे जितनी सैटेलाइट्स होती थी, जितने मिशन होते थे, उनका रोटेशन कराते थे। लेकिन इस कंडीशन में हमने मार्स के चारों तरफ एक सैटेलाइट को रोटेट कराया, और इसी को बोला गया हमारे मंगल मिशन। इस मार्स में बात करें तो मार्स मिशन का ये जो मिशन था, इसे मंगलयान नाम दिया गया। मंगलयान 2013 में लॉन्च करा गया था, और ये इसकी जितनी लाइफ टाइम थी वो तो 1 से 2 साल ही थी, लेकिन ये अभी तक चल रहा है। इसके जो फ्यूल है वो लगातार इसको बूस्ट देता जा रहा है, और ये मार्स के चारों तरफ चक्कर अभी भी काट रहा है। लेकिन अब इसका फ्यूल लगभग एंड पोजीशन में है, और मार्स अपने अंतिम दिन गिन रहा है। यही न्यूज़ है हमारे लिए। इम्पोर्टेंट है कि मंगलयान है क्या, तो इंडिया का फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन है। यहाँ लिख रहा है कि इंडिया का फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन है, और ये 2013 में लॉन्च करा गया था। देखो लॉन्च में क्या करते हैं, हमने कहा कि मार्स के चारों तरफ जो सैटेलाइट घूम रही है वो अपना एंड पोजीशन में है। हमने कहा एक होती है आपकी सैटेलाइट, सैटेलाइट के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन मार्स पर है ये सैटेलाइट, इसके चारों तरफ घूमी कैसे। ये इस अर्थ के सरफेस से मार्स के ऑर्बिट में जाने का इसका क्या प्रोसेस था। दरअसल ये जो लॉन्च होता है, ये पूरा लॉन्च होता है वो आपके एक लॉन्चिंग व्हीकल होती है।
लॉन्चिंग व्हीकल बोलते हैं। लॉन्चिंग व्हीकल को हम लोग रॉकेट भी बोल देते हैं। जो रॉकेट या लॉन्चिंग व्हीकल होता है वो कई तरीके के होते हैं। जब हम इसरो बना था तो उसने SLV यूज करना स्टार्ट करा था, उसके बाद ये PSLV यूज करना स्टार्ट करे और अभी ये GSLV यूज कर रहे हैं। दरअसल आप ही समझिए कि एक होती है आपके लॉन्चिंग व्हीकल जिससे आप आपकी सैटेलाइट है उसको लॉन्च कर रहे हैं, और एक होता है आपकी सैटेलाइट। तो आपसे पूछ देगा कि SLV, PSLV, GSLV क्या है, क्या ये सैटेलाइट है, क्या ये पेलोड है। पेलोड इसमें जो हमारे जो सैटेलाइट होती है उसकी जो कोर फंक्शनिंग होती है उसको डिसाइड करता है कि ये लॉन्चिंग व्हीकल है। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि PSLV, GSLV जो है वो सैटेलाइट है कि लॉन्चिंग व्हीकल है। अक्सर लोग यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि सैटेलाइट अलग चीज़ है और लॉन्चिंग व्हीकल अलग चीज़ है। इसी लॉन्चिंग व्हीकल में जो PSLV था, PSLV का जो इसका PSLV C25 जो था, इसके नंबरिंग है C25। इस नंबर के PSLV से जो है मंगलयान को छोड़ा गया था 2013 में। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है PSLV होता क्या है। दरअसल PSLV हमने देखा कि एक लॉन्चिंग व्हीकल है। यह लॉन्चिंग व्हीकल कुछ इस तरीके का होता है। ये लॉन्चिंग व्हीकल रॉकेट के टाइप में ही ये लॉन्चिंग व्हीकल होता है। इस PSLV, यदि ये PSLV है तो ये PSLV की ये लॉन्चिंग व्हीकल के 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट स्टेज, ये 4 स्टेज होती है। सबसे नीचे फर्स्ट स्टेज, दूसरा सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। इस तरीके से आपसे PSLV के बारे में पूछे तो ये 4 स्टेज लॉन्चिंग व्हीकल हो गया। 4 स्टेज लॉन्चिंग व्हीकल हो गया। इसमें फर्स्ट स्टेज होती है, इसमें सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, 4 स्टेज में रॉकेट में जब आप दिवाली पे रॉकेट चलाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक फ्यूल भरा होता है। उसी तरीके से ये इसमें भी क्या होगा, फ्यूल भरा होगा। दिवाली के रॉकेट में सॉलिड फ्यूल भरा होता है जिसे हम लोग एक फायर करके उसको बूस्ट करते हैं, वो उसको चलाते हैं। ऐसे ही ये है, इसमें भी कुछ फ्यूल होगा जिन्हें चला के रॉकेट को दूसरे ऑर्बिट में या अर्थ के 4 ऑर्बिट में भेजा जाता है। अब फर्स्ट इसमें फ्यूल की क्या है, तो इसी के रेस्पेक्ट में इसके 4 डिवीजन होते हैं, इसी के 4 स्टेज होती है। फर्स्ट में होता है आपके STBP, ये एक तरीके का सॉलिड फ्यूल है। इस यानी फर्स्ट स्टेज में सॉलिड फ्यूल यूज करा जाता है, जबकि इसमें लिक्विड, सेकेंड स्टेज में लिक्विड फ्यूल यूज करा जाता है। N2O4 नाइट्रोजन ऑक्साइड इसमें यूज करा जाता है। और इसी लिक्विड फ्यूल को यहाँ पर विकास इंजन भी बोलते हैं, विकास इंजन भी बोलते हैं। यानी विकास इंजन का रिलेशन किससे है, PSLV से। तो फर्स्ट स्टेज सॉलिड, सेकंड स्टेज लिक्विड, थर्ड स्टेज अगेन सॉलिड और फोर्थ स्टेज लिक्विड, ये है। अब इस PSLV की अपनी एक कैपेसिटी होती है, इसकी अपनी एक कैपेसिटी होती है कि ये इतने लोड को किसी हमारे प्लेनेट के ऑर्बिट में छोड़ सकता है। जैसे लमसम ये इसके लिए बोला जाता है कि लगभग 2000 kg के पेलोड को, ये लोड को हम हमारे अर्थ के ऑर्बिट में छोड़ सकता है। यानी आप जो सैटेलाइट और उसके साथ जो चीज़ें भेजेंगे उनका मैक्सिमम वजन कितना होना चाहिए, अप्रोक्स। ऐसा नहीं है कि 2000 है तो 2000 कोई। अब इसी की जो कैपेसिटी है वो लगभग अप्रोक्स 2000 है। अप्रोक्स 2000 kg के लोड को ये हमारे ऑर्बिट में भेज सकता है। अब इसकी कैपेसिटी ज़्यादा कम हो सकती है। इसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही PSLV को 4 से 5 तरीके में डिवाइड करा गया है। PSLV की बात करें तो आप देखेंगे, PSLV की बात करें तो उसकी जो लोड कैपेसिटी है उसी के अकॉर्डिंग इसको 4 से 5 पार्ट में डिवाइड करा है। पहला है सबसे कम लोड को जिस ले जा सकता है वो है आपका PSLV, यहाँ लिख देते हैं PSLV कोर अलोंग। इसके अलावा सेकंड है आपका PSLV जनरल। एक होता है आपका थर्ड PSLV एक्सेल, और फोर्थ है आपका PSLV DL, और फिफ्थ है आपका PSLV QL। इस तरीके से 5 होते हैं। इसके अलावा एक अभी 3S करके एक नया कॉन्सेप्ट आने वाला है 6 नंबर का। तो इस तरीके से PSLV की बात करें तो आपके PSLV कोर अलोंग, जनरल, एक्सेल,
DLQL, सबसे लेटेस्ट जो है वो DLSL है। इसके अलावा 3S अभी मैन्युफैक्चरिंग की पोजीशन में है। मैंने कहा था कि PSLV की अपनी कैपेसिटी होती है लगभग 2000 kg की, लेकिन यदि हमको 2000 kg से ज़्यादा का सैटेलाइट भेजना है तो क्या करें? हमें किसी इसरो को या तो नासा के दरवाजा खटखटाना पड़ेगा या फिर अपनी खुद की कैपेसिटी बढ़ा लें। तो इसी की कैपेसिटी के साथ एक नया व्हीकल आया हमारा GSLV, जियो सिंक्रोनस लॉन्चिंग व्हीकल, और इसका पूरा नाम होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV की जिस तरीके से PSLV 4 स्टेज का था, उसी तरीके से यदि GSLV के बारे में यदि हम डिस्कस करें तो GSLV जो है वो 3 स्टेज का है। अब GSLV PSLV से किस तरीके से अलग है तो ये देखो, GSLV में 4 स्टेज थे जबकि GSLV में 3 स्टेज हैं। अगेन इसमें फर्स्ट स्टेज में आपके सॉलिड, जबकि सेकंड स्टेज में लिक्विड होता है, जबकि यहाँ पर थर्ड स्टेज में न तो सॉलिड न लिक्विड, इसमें एक क्रायोजेनिक इंजन होता है। क्रायोजेनिक इंजन में जो यूज करा जाता है फ्यूल वो है आपका लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन। लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन यूज करा जाता है, और ये थर्ड स्टेज जो है वो क्रायोजेनिक इंजन यूज करा जा सकता है। तो आपसे पूछ देगा कि क्रायोजेनिक इंजन का रिलेशन किससे है, SLV से, PSLV से कि GSLV से? ये क्वेश्चन बन जाता है बहुत खूबसूरती, या फिर नन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि क्रायोजेनिक इंजन का रिलेशन किस लॉन्चिंग व्हीकल से है, तो SLV से, PSLV से, GSLV से, या किसी से भी नहीं, तो वो GSLV से हो जाता है। तो इस तरीके से हमने देख लिया मार्स मिशन कब आया था, उसको किस लॉन्चिंग व्हीकल से भेजा था, इसकी कॉस्ट कितनी थी, इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन जान लो लगभग 450 करोड़ की इसकी कॉस्ट थी जो मार्स मिशन था। मार्स मिशन के बारे में कहा जाता है कि जितना इसको देना था इंडिया को, जितनी नॉलेज देनी थी उससे कहीं ज़्यादा ही दिया है। 1 से 2 साल का इसका टाइम पीरियड एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ये अभी तक चल रहा है। लमसम आप देख लीजिए 2022 चल रहा है तो 9 साल तक ये चला। अगेन ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ये इनका पर्सनल न्यूज़ पे हम लोग जाते नहीं हैं, कंसेप्ट के बारे में कहीं न्यूज़ आज आई नहीं है। अगेन आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन रशिया वार, अगेन कितनी बार डिस्कस करें, रोज ही अपडेट होता है कितने लोग मरे हैं। देख लीजिए मरे कितने, इनके गाड़ने की दफनाने की न्यूज़ आ रही है। इसमें हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की न्यूज़ है, हम हमारी कहीं पॉलिटिकल पार्टियां नहीं पढ़ते हैं, हमारे से क्वेश्चन में हमारी ही पॉलिटिकल नहीं पार्टियां नहीं पूछी जाती तो चाइना की क्या पूछेंगे। फ्लोरिडा डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पेन की न्यूज़, ब्राज़ील की न्यूज़, ईरान की पार्लियामेंट की स्पीकर की न्यूज़ है। हम हमारे पार्लियामेंट के स्पीकर के बारे में जान लें वही बहुत है। आगे बढ़ते हैं। गांधी जयंती थी, गांधी जयंती में ज्योग्राफी की एक न्यूज़ जरूर आपको देखने को मिलेगी। इसमें एक गांधी जयंती में चाइना में एक प्रोग्राम आयोजित होता था, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता था, लेकिन 2 साल से कोरोना की वजह से नहीं हो रहा, लेकिन इस बार हुआ 2 साल बाद। जो चायोयंग पार्क है वहाँ पर आपके गांधी जयंती का प्रोग्राम हुआ। तो आपसे ये पूछ देगा क्वेश्चन में, चायोयंग पार्क कहाँ पर है? नाम से तो ऐसा लग रहा है कि है तो ईस्ट इंडिया में ही, लेकिन ऑप्शन जब ये देगा आपको जापान, चाइना, साउथ कोरिया और एक कोई सा भी जैसे आप ले लो मलेशिया, तो आपके लिए कंफ्यूज होना बहुत है। लेकिन आपको लग तो ऐसा रहा है चाओयांग पार्क की लोकेशन जो है, ऐसे नाम आपको जापान में, साउथ कोरिया में भी देखने को मिलेंगे। ईस्टर्न जो वर्ल्ड है वहाँ पर ऐसे नाम देखने को मिलते हैं। ये है कहाँ पर, तो ये याद रखेगा, इतना सा याद रख लेना कि चाओयांग पार्क का रिलेशन जो है वो हमारे चाइना से है, चाइना में ये पार्क है। अगेन मनी यानी इकोनॉमी वाले पार्ट पर आते हैं। तो हमने 1 तारीख को डिस्कस करा था कि रेपो रेट में कुछ चेंजेस हुए हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट में कुछ चेंजेस करे हैं। जब उन्होंने कहा था कि हमारी रेपो रेट जो है वो उसमें कुछ इजाफा हुआ है, रेपो रेट हमारी बढ़ी है। जब रेपो रेट बढ़ी है तो मैंने बोला था कि जो बैंक वगैरह हैं उनको लोन जो है वो महंगा मिलेगा, वो लोन का डिस्ट्रीब्यूशन आरबीआई से बैंकों को जो लोन मिलेगा वो महंगा मिलेगा, और बैंक जो लोन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पब्लिक में वो भी महंगा करेंगे। जब लोगों को लोन महंगा मिलेगा तो इसका इन्फ्लेशन ये पड़ेगा कि लोग के लिए कॉस्ट बढ़ेगी, और लोगों के लिए जो इन्फ्लेशन होगा उस पर इसका सीधा सीधा इफेक्ट पड़ेगा। और उसी के बारे में अब आरबीआई ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ही ऐसा कुछ करा है। दरअसल जब भी आप इन्फ्लेशन की बात करें तो ये याद रखिएगा
कि हमने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में पढ़ा था कि ये 6 मेंबर बॉडी है। इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो सबसे कोर काम है वो ये है कि ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उसका काम ये है कि इसको इन्फ्लेशन को 2% से 6% के बीच में रखना है। यानी एवरेज बोलें तो एवरेज इसको इन्फ्लेशन 4% का इनका टारगेट है। ये मेरा टारगेट नहीं है, ये हमारी गवर्नमेंट ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री और आरबीआई ने मिलकर डिसाइड करा है कि इन्फ्लेशन मतलब 2 to 6% यानी एवरेज 4%। पिछले कुछ टाइम में हमने इन्फ्लेशन को बढ़ते हुए देखा था, लेकिन अब आरबीआई बोल रहा है कि इन्फ्लेशन डाउन होगा और लगभग 5.2% होगा। 5.2% डाउन होकर 5.2% हो जाएगा। और इसी के रिगार्डिंग कुछ चेंजेस हमारी मॉनेटरी पॉलिसी में, जो कि हमने 1 अक्टूबर को भी देखे थे, वो चेंज देखे थे, वो हुए थे। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये न्यूज़ कहीं ना कहीं हमारी 1 अक्टूबर की जो पहली न्यूज़ थी उससे रिलेटेड है। इसके अलावा एक आईपीओ के बारे में न्यूज़ है, तो आपसे पूछ देगा आईपीओ होता क्या है। दरअसल कोई भी XYZ कोई भी कंपनी होती है, उसको यदि शेयर मार्केट में लिस्टेड होना है, शेयर मार्केट में उसको लिस्टेड होना है, तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो अपना एक आईपीओ निकाले। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी XYZ कोई भी कंपनी है, उसको लिस्ट होना है शेयर मार्केट में, तो वो सेबी के थ्रू अपना आईपीओ का ऑफर निकालती है और उसके बाद लोग इसके शेयर खरीदते हैं। जब एक बार आईपीओ निकल जाता है 2 से 3 महीने जितने भी टाइम के लिए, तो और उसके जब शेयर बिक जाते हैं उस कंपनी के, तो वो कंपनी उसके बाद रजिस्टर हो जाती है। लेकिन दोबारा यदि कंपनी को कोई शेयर निकालना है, तो वो यदि शेयर निकालेगी, यानी दोबारा पब्लिक ऑफर निकालना है, तो उसको इनिशियल पब्लिक ऑफर तो बोलेंगे नहीं। यानी उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो होता है आपके एफपीओ मतलब फर्दर पब्लिक ऑफर। एक बार जो फर्स्ट में रजिस्टर होने के शेयर मार्केट में रजिस्टर होने के पहले जो ऑफर आता है, वो मतलब जो शेयर की बिक्री होती है, सेल होती है, उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। और जब रजिस्टर होने के बाद यदि कंपनी को लगता है कि हमें और ज़्यादा शेयर मार्केट में उतारने चाहिए, तो उसको बोलते हैं एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर। इस तरीके से आईपीओ और एफपीओ के बीच का डिफरेंस देख लिया। स्पोर्ट्स पेज में हमारे इंडिया के रेस्पेक्ट में कोई आज काम की न्यूज़ नहीं आई है। ये जो न्यूज़ है 2020 की, ये हम एक साथ पूरा वर्ल्ड कप का ओवरव्यू देखेंगे। मैच टू मैच अपडेट हो रहा है, तो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, यही आज का न्यूज़पेपर था। थैंक यू वेरी मच।